आ रहा सर, लगा दें सर। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नई टॉपिक अपनी चल रही है जीव विज्ञान के अंतर्गत सेल की बात कर रहे थे, उसके बाद हमने जेनेटिक्स की बात की। आज हम जो नए टॉपिक के साथ जो चर्चा करने वाले आपके सामने वो होगा विषाणु। जी हाँ, विषाणु की बात करेंगे, जिसको अंग्रेजी में अपन वायरस कहते हैं। आजकल अपन वायरस से ग्रसित भी है, पूरी दुनिया वायरस से ग्रसित है, कोरोना से, ठीक है ना। इसी प्रकार के वायरसों की अपन डिस्कस करेंगे कि विभिन्न प्रकार के वायरस होते हैं। इबोला वायरस होता है, कोरोना वायरस होती है जिसको कोविड-19 आपने नाम दिया, और इसके कारण देख लो अपनी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा ही खराब भी हो चुकी थी। अपने 2020 अपने लिए सबसे ज्यादा आपातकालीन घोषित हो गई थी। तो चलिए उसी वायरस की हम बात करते हैं। वायरस में बेसिकली फंडामेंटल अपन वो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे जिनमें हमें यह पता चले कि आखिर वायरस होता क्या है, इनकी खोज किस प्रकार से हुई, और वायरस से हमें लाभ क्या होती है और वायरस से हमें हानि क्या होती है। दोस्तों, वायरस जनित रोग कौन कौन से होते हैं, ये सारी डिस्कस आज अपन करेंगे विषाणु के क्लास में। तो विषाणु की चलिए चैप्टर में सर्वप्रथम अपन समझेंगे कि विषाणु को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। सबसे नंबर एक पॉइंट है कि विषाणु को आप परिभाषित किस तरह से कर सकते हो। नंबर दूसरा पॉइंट आ जाता है कि इनकी खोज किसने की, कौन ऐसे वैज्ञानिक थे सर्वप्रथम, वनस्पति शास्त्री, जंतु शास्त्री, ऐसे कौन से शास्त्रीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि हाँ वायरस भी होती है, यह एक अति सूक्ष्म जीव है जिनके कारण इस प्रकार के रोग होती है और इन प्रकार के लाभ भी होते हैं। दोस्तों, उसी की डिस्कस आज अपन करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन बात करेंगे कि विषाणु की खोज किसने की। विषाणु की खोज किसने की, तो विषाणु की खोज सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक थे, रूसी वनस्पति वैज्ञानिक था इवानोविस्की। कौन था दोस्तों? इवानोविस्की ने किया था। वायरस के बारे में सर्वप्रथम उन्होंने ही बताया था। वायरस की खोज सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक, कौन? रूसी वैज्ञानिक इवानोविस्की। कौन? इवानोविस्की। अब इवानोविस्की को ध्यान रखना है कि इवानोविस्की ने की थी। कब की थी दोस्तों? 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में पूछा जाता है कि विषाणु की खोज किसने किया, तो विषाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था इवानोविस्की। कभी डाटा नहीं पूछा जाता दोस्तों, बस इतना पूछा था विषाणु का अंग्रेजी में क्या है, तो अब अंग्रेजी में इसे कहते हैं हम वायरस। क्या कहते हैं दोस्तों? वायरस कहते हैं अपन, ठीक है ना। अब यदि अपन समझें, अब अपन यदि समझें विषाणु के बारे में, तो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो इवानोविस्की ने खोज की थी, उन्होंने तंबाकू की पत्ती में, किसके? तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग के कारण ही इसकी खोज किया था उन्होंने। तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग के खोजने के दौरान ही उन्हें यह पता चला कि इस प्रकार की रोग जो होते हैं वो विषाणु के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? विषाणु के कारण होते हैं। फिर उसके बाद लुई पास्चर, विरंजक ने भी इन्हें क्या कहा? इन्हें जीवित, क्या कहा इन्हें? इन्होंने जीवित तरल संक्रामक नाम दे दिया। किसको? विषाणु को। इसकी खोज तंबाकू के पत्ती में मोज़ेक रोग के दौरान पता चला, ठीक है ना। लुई पास्चर एवं
विंजरिक ने विषाणु को जीवित तरल संक्रामक कहा। अब आप पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, कि लुई पास्चर ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने विषाणु को जीवित तरल संक्रामक भी कहा था या संक्रामक भी नाम दिया। किसने नाम दिया? लुई पास्चर। और किसने? विरेंजिक ने। क्या नाम दिया विषाणु को? कि जीवित तरल संक्रामक नाम दिया। यह एक जीवित तरल संक्रामक रोग है जो विभिन्न प्रकार के हवाओं से, ठीक है ना, विषाक्त से, इन सबसे फैलने में माहिर होते हैं। ठीक है, तो ये विषाणु की बात कर ली। अब इनकी खोज की बात कर लिया तो मैंने बता दिया कि तंबाकू के पत्ते में मौजिक रोग के दौरान इसकी खोज की गई, इनका बारे में पता लगाया गया। इनकी खोज के बारे में सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक जो थे इवानोविस्की ने की थी 1892 ईस्वी में। वायरस एक अति सूक्ष्म कण है। वायरस एक अति सूक्ष्म परजीवी अकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियोप्रोटीन कण है जो जीवित परपोषी के अंदर रहकर जनन करते रहते हैं। विषाणु को सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हो और किसी अर्धनग्न आंखों से आप नहीं देख सकते हो दोस्तों। किससे नहीं देख सकते हो? अर्धनग्न आंखों से आप नहीं देख सकते हो। इसे देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी होती है दोस्तों। तो पेपर का जो पैटर्न होता है, जिस प्रकार से जितने भी डिपार्टमेंटल होते हैं क्वेश्चन पूछते हैं, उनका पैटर्न होता है सीधे सी शब्द में कि आपको ये बताना है कि विषाणु की खोज किसने की। तो सबसे पहले बताओगे इवानोविस्की ने की। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता किसके दौरान हमें विषाणु के बारे में पता चला। तो तंबाकू के पत्तियों में जब मौजिक रोग का पता चला तो उसी के दौरान हमें विषाणु के बारे में भी पता चला दोस्तों। ठीक है ना। इन्हें विषाणु को तरल, एक जीवित तरल संक्रामक नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो आपको बताना है लुई पास्चर और दूसरा है बेंजरिक ने। ठीक है ना। इन्होंने ही जीवित तरल संक्रामक नाम दिया। आपको मैं बता दूं इनके अलावा कुछ और भी विषाणु हैं जिनका इन्होंने अच्छे अच्छे नाम भी दे दिए थे, जैसे एड्स, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस, इन्होंने भी नाम दे दिया था दोस्तों। चलिए हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम अपन ये डिस्कस कर लेके कि विषाणु है क्या। विषाणु अति सूक्ष्म परजीवी अकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियोप्रोटीन कण है जो जीवित परपोषी के अंदर रहकर जनन करते रहते हैं। इसे देखने के लिए आप अर्धनग्न आंखों की सहायता नहीं ले सकते हो। इसे देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी होती दोस्तों। और इस प्रकार से विषाणु के बारे में विशेष अध्ययन करना होता है। धीरे धीरे हमें पता लगाने होते हैं कि ये कहां लाभ है, कहां हानि है, किस तरह से हमें ये वायरस फैलती है, हमारे शरीर में फैलती है, वातावरण में फैलती है। इनके अध्ययन को हम कहते हैं वायरोलॉजी कहते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं, यानी विषाणु का विज्ञान कहा जाता है दोस्तों। विषाणु का विज्ञान, विषाणु के अध्ययन के बारे में पता लगाना या विषाणु का अध्ययन करना क्या कहलाता? वायरोलॉजी कहलाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वायरस यानी विषाणु एक अति सूक्ष्म परजीवी, अति सूक्ष्म परजीवी अकोशिकीय, क्या? अकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियोप्रोटीन कण है। जो
क्या है? कण है, जो जीवित प्राणियों में रहकर जनन करते रहते हैं। क्या रहते हैं? जनन करते रहते हैं दोस्तों। पूछ लिया जाए तो सिंपल सी भाषा में क्या है? यह एक अति सूक्ष्म कण है। यह एक अति सूक्ष्म परजीवी अकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियो के प्रोटीन का कण होता है। यदि इतना नहीं आता तो सिंपल यह एक अति सूक्ष्म कण है जो जीवित प्राणियों में रहकर क्या करता है? जनन करते रहता है। जो क्या करते रहता है दोस्तों? जो जनन करते रहता है। जीवित परपोषियों के अंदर, जीवित प्राणियों के अंदर में रहकर ये क्या करते रहता है? जनन करते रहता है। आप विषाणु को नंगे अर्धनग्न आंखों से नहीं देख सकते हो, इसलिए विषाणु को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी होती है या सहायता लेनी पड़ती है। क्या? सहायता लेनी पड़ती दोस्तों। ठीक है ना? वायरस विषाणु एक अति सूक्ष्म परजीवी अकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण है जो जीवित प्राणियों या जीवित परपोषियों के अंदर रहकर क्या करते रहते? जनन करते रहते दोस्तों। विषाणु को देखने के लिए अर्धनग्न आंखों की आवश्यकता नहीं है, उससे आप नहीं देख सकते हो क्योंकि एक अति सूक्ष्म कण है। इसीलिए इसे देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी होती है दोस्तों। किसकी सहायता लेनी होती है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी होती है। ठीक है ना? एक विशेष प्रकार की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होती है जिसकी सहायता से आप आसानी से वायरस को देख सकते हो। ठीक है ना? अब विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? अब इनके अंदर विशेष विस्तृत अध्ययन करेंगे अपन। ये तो इनकी एक प्रकार का इंट्रोडक्शन हो गया, संक्षेप में विवरण मान लिया जाए। लेकिन अब विशेष अध्ययन करना है, हमें इनके रोगों के बारे में पता लगाना, किन में जाके रोग का रूप लेता है, किन में इनसे लाभ होती है, ये विशेष प्रकार का अध्ययन करना कहलाता है वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान। विषाणु का अध्ययन, विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता? वायरोलॉजी कहलाता दोस्तों। ठीक है ना? वायरोलॉजी कहलाता। अब हम बात करेंगे विषाणु की संरचना। विषाणु की संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ वायरस या स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। विषाणु की संरचना, विषाणु की संरचना में क्या रहता है दोस्तों? तो विषाणु की जो संरचना में जो होती है वो प्रोटीन के आवरण से घिरा हुआ न्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। बाहरी आवरण या कैप्सिड में बहुत सी प्रोटीन इकाइयां होती है जिससे कैप्सोसोम्स कहते हैं। संपूर्ण कण को विरियन कहते हैं दोस्तों। बस सिंपल से ध्यान रखना है कि विषाणु की संरचना में जो होती है प्रोटीन के बाहरी आवरण, जो प्रोटीन के आवरण से जो घिरा होता है न्यूक्लिक एसिड, वो न्यूक्लिक एसिड होती है। और जो बाहरी आवरण होता है उसको कैप्सिड कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कैप्सिड। उस कैप्सिड में बहुत सारी प्रोटीन की इकाइयां होती है जिन्हें हम कैप्सोम या कैप्सोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सोमर्स कहते हैं। और ये जो संपूर्ण कण होता है उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? विरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? विरियन कहते हैं। चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले यहां पे जो होती है विषाणु के अंदर जो हम बात करेंगे कि विषाणु के निर्जीव होने की क्या लक्षण है और विषाणु के सजीव होने का क्या लक्षण है। सबसे पहले वो हम बात करते हैं। विषाणु के निर्जीव होने का लक्षण, विषाणु के निर्जीव होने का लक्षण। जी हां, हमें कैसे पता चला कि विषाणु निर्जीव है या सजीव है? सबसे पहले
इनके न्यूक्लिक अम्ल जो होगा वो द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? द्विगुणित। द्विगुणित का मैंने पहले बता दिया था कि समान होनी चाहिए। द्विगुणित होते या द्विगुणन होंगे। ये किसी जीवित कोशिकाओं में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। दोस्तों हम पहचान जाएंगे क्या है ये सजीव है। और यदि ये पता लगाना है कि निर्जीव है तो ये कोसा रूप में ही होते हैं। किस रूप में होते हैं? कोसा के रूप में ही होते हैं और कहीं कहीं तो नहीं भी होते। दोस्तों यदि अपने से पूछ लिया जाए कि आपको निर्जीव के बारे में बता करना है कि विषाणु एक निर्जीव है या विषाणु के निर्जीव होने का लक्षण है, तो आपको बताना है सबसे पहले ये कोसा के रूप में नहीं होते हैं। दूसरा, इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतल में भरकर कई वर्षों तक रखा जा सकता है। दोस्तों आप समझ सकते हो कि ये निर्जीव होने का लक्षण है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विषाणु के सजीव होने का लक्षण। विषाणु के सजीव होने का लक्षण। विषाणु के निर्जीव होने का लक्षण का मतलब क्या दोस्तों? विषाणु के निर्जीव होने का लक्षण है कि इनको क्रिस्टल बनाकर आपको क्या करना है, निर्जीव पदार्थों की भांति बोतलों में कई वर्षों तक आप रख सकते हो। निर्जीव होने का ये कोसा के रूप में नहीं होता, आप समझ जाना कि निर्जीव है। लेकिन विषाणु सजीव होने का क्या लक्षण है? सजीव की तरह करता है तो ये कैसे आपका बात करोगे? तो विषाणु के सजीव होने का जो मुख्य लक्षण है वो सबसे पहला लक्षण है कि न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होना। दूसरा, ये किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। हम समझ जाएंगे क्या है दोस्तों विषाणु के सजीव होने का लक्षण है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे विषाणु का प्रजनन। विषाणु का प्रजनन। विषाणु का प्रजनन। विषाणु का प्रजनन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस। यानी बार बार वो जन्म किस प्रकार से ले रहा है दोस्तों? कौन? वायरस की बात कर रहे हैं। तो वायरस विषाणु गुणन की विधि के द्वारा, विषाणु गुणन की विधि द्वारा बार बार प्रजनन होती है। वायरस क्या? वायरस। यदि कोई पूछ ले विषाणु में प्रजनन किस प्रकार से होती है दोस्तों, तब बता सकते हो कि विषाणु में जो प्रजनन होती है वो द्विगुणन विधि द्वारा होता है। दोस्तों द्विगुणन विधि, द्विगुणन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लर होती जाएगी और ये प्रजनन विषाणु फैलता जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन में, जिसको कहते हैं द्विगुणन। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण बनते हैं क्वेश्चन इससे कि विषाणु में जो प्रजनन की क्रियाएं होती है वो किस विधि से होती है दोस्तों। तो आपको बताना है कि विषाणु में जो प्रजनन की क्रियाएं होती है वो विषाणु के गुणन विधि द्वारा होती है। किसके द्वारा? विषाणु के गुणन विधि द्वारा, जिसको द्विगुणन भी कहते हैं। गुणन विधि द्वारा, विषाणु के गुणन विधि द्वारा, यानी मल्टीप्लिकेशन। क्या हो रहा? मल्टीप्लिकेशन। यदि इसको फैलना हो, यदि वायरस फैल रही है, प्रजनन हो रही है, तो आप समझो फैलने का मतलब कि प्रजनन हो रही है, सभी में एक दूसरे से फैलते जा रही, उत्पन्न होती जा रही, कम 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 कम, फिर धीरे 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 अधिक 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 अधिक, बहुत ज्यादा एक विकराल रूप ले लेता है, जो आप कोविड-19 के शिकार हो चुके हो या अभी भी अपन वर्तमान समय में इस वायरस को झेल रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप देख लो एक अपने स्वाइन फ्लू भी आ गए, बर्ड फ्लू भी आ गए, इनसे भी अपन कभी कभी ग्रसित रहते हैं। इन सबसे बचने के लिए आप समय समय पे आयुर्वेदिक काढ़ा होता आप लेते रहिए और अपने आप को सुरक्षित महसूस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आते अपन इधर बात करें विषाणु के प्रजनन में कि विषाणु के प्रजनन कैसे होती है। विषाणु के गुणन की विधि से क्या होता है? विषाणु का प्रजनन होता है दोस्तों। अब यदि अपने से कोई पूछ ले कि विषाणु से हमें लाभ क्या है, किस प्रकार से हमें लाभ मिलती है विषाणु से, कभी सुना है भला कि विषाणु से लाभ होती है? विषाणु से तो हमारी हानि हो रही है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक स्थिति, पूरे विश्व इससे डामाडोल की स्थिति से गुजर रही दोस्तों, विकराल रूप ले रखा है, एक बहुत ही बड़ा भयानक प्रवाह जो रोगों में फैल चुकी है। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि विषाणु से लाभ भी होती है दोस्तों। विषाणु से क्या लाभ होती है? क्या लाभ होती है? हम इनके अध्ययन से, ये विषाणु
आप सजीव में पाए जाए, निर्जीव में पाए जाए, कहीं पाए जाए, इनके उपयोग से हम जैव विकास का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं और सचेत होकर उनके विकास में अहम योगदान दे सकते हैं दोस्तों। क्या दे सकते हैं? अहम योगदान दे सकते हैं। तो हुआ ना लाभ? क्या लाभ हुआ दोस्तों? कि यदि ये निर्जीव में फैले, ये सजीव में फैले, किसी में भी पाया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें अध्ययन करने में आसानी होगा कि इसमें इतना तक वायरस का प्रवेश हो जाती है और इनके माध्यम से यहां तक फैल सकती है। यानी कि जैव विकास के अध्ययन में ये विषाणु का लाभ बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट, विषाणु की सहायता से जो जल खराब होती है, जो पानी खराब होता है, उसे बचाया जा सकता है दोस्तों। क्या बचाया जा सकता है? उसे बचाया जा सकता है। जीवाणु भोजी जो होती है, जो जल को सड़ने से रोकता है दोस्तों। क्या होता है? जल को सड़ने से रोकता है। ये नीले हरे शैवाल की सफाई करने में भी क्या है? सहायक है। तो कभी दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि विषाणु से भी लाभ होती है, कोई एक लाभ, कोई दो लाभ बताओ, तो आप आसानी से बता सकते हो कि जल को क्या करता है दोस्तों? जल को खराब होने से बचाने का कार्य करता है। बैक्टीरियोलॉजी जो होती है वो जल को सड़ने से रोकता है, ठीक है ना। बैक्टीरियोफेज जो होती है वो जल को सड़ने से रोकता है। दूसरा पॉइंट यदि पूछे जाए तो आप बता सकते हो कि निर्जीव हो या सजीव हो, सभी में विषाणु पाए जाते हैं और इनके कारण हम जैव विकास के अध्ययन में आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस हद तक ये विषाणु फैल सकती है और किस हद तक हम इसे रोक सकते हैं। दूसरा, ये नीले हरे शैवाल में, किसमें? ये नीले हरे शैवाल की सफाई करने में भी दोस्तों मदद करता है। कौन? विषाणु, ठीक है। तो हुआ ना विषाणु का लाभ? तो ये है हमारे विषाणु का लाभ। खराब होने से बचाता है। नेक्स्ट, यह हरे नीले, क्या? यह नीले हरे शैवाल, क्या? यह नीले हरे शैवाल की सफाई करने में सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। नेक्स्ट, विषाणु में सजीव एवं निर्जीव दोनों गुण पाए जाते हैं, जिससे हमें जैव विकास के अध्ययन में काफी हद तक मदद मिलता है या सहायता मिलती है। यह है लाभ दोस्तों। क्या है? लाभ। लेकिन विषाणु से होने वाले कुछ हानि भी है। हानि ज्यादा, लाभ कम। लेकिन लाभ के बगैर हानि का हम रोकथाम नहीं कर सकते दोस्तों। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब तक हमें उनके लाभ के बारे में पता नहीं चलेगा, हम उनकी हानि को नहीं रोक सकते। अब वैक्सीन भी आ चुकी है, जिस तरह से आपको पता है कि वैक्सीन भी आ चुकी है दोस्तों। किसका? कोविड-19 की। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हमने उनके अध्ययन किया, उनके लाभों को पहचाना, फिर हमने उनसे होने वाली जितनी भी हानि थी उन हानियों को रोक सकते। कितना भी हद तक रोक लो, मौसम के अनुसार जितनी भी ऋतुएं होती हैं, उन सभी ऋतुएं मौसम जैसे चेंज होती है तो उनके अनुसार विषाणु भी धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार का रूप में निर्जीव सजीव सब में फैल जाते हैं। यहां तक कि आलू हो जाए, आलू के पत्ते पे भी विषाणु का रोग लग जाता है, तंबाकू के पत्ते पे भी विषाणु का रोग लग जाता है, विभिन्न प्रकार के पत्तों पे ये विषाणु देखे जाते हैं दोस्तों। सजीव निर्जीव की मैंने बात पहले कर ली कि विभिन्न प्रकार में। तो अब हम चलते हैं, बात करते हैं विषाणु से होने वाली हानियां। विषाणु से होने वाली हानियां।
होने वाली हानियां, विषाणु से होने वाली हानियां निम्नलिखित है दोस्तों। जैसे पौधों में, पौधों की बात कर ले, किसकी बात कर ले? पौधों की बात। विषाणु से पौधों में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। विषाणु से पौधों में अनेक प्रकार के रोग होते हैं दोस्तों। विषाणु से पौधों में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। नंबर एक बात करें, विषाणु से पौधों में अनेक प्रकार के रोग होते हैं, तो नंबर एक कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे तंबाकू की पत्तियों में मोजेक रोग होते हैं। केला के पत्तों पर, किसके? केला के पत्तों पर भी बंकी टॉप ऑफ बनना। क्या? केला के पत्तों पे एक बंकी टॉप ऑफ बनना। बंकी टॉप ऑफ बनने के बाद उसमें एक लाइन धार है, जो ग्रीन के बाद आप देखते हो ब्लैक सी धारी सी बन जाती है, येलो सी धारी सी बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? बंकी टॉप ऑफ। क्या? बंकी टॉप ऑफ नामक पादप रोग हो जाते हैं दोस्तों वायरस के कारण केले के पत्तों पर। इसके अलावा आप कह सकते हो कि आलू के फसल पे भी जो रोग हो जाते हैं, पोटैटो मोजेक वायरस कहते हैं, वो भी आलू विषाणु के कारण पत्तियों पे, आलू की पत्तियों पे जो होती है वो चितकबरापन आ जाती है। क्या आ जाती है? चितकबरापन प्रदर्शित करने लगती है। आप समझ जाना इसको क्या हो गया? वायरस हो गया, यानी विषाणु रोग से ये ग्रसित हो गया दोस्तों। तो इस तरह से यदि आपके पेपर में आता है कि तंबाकू के पत्तों पर मोजेक रोग हो जाते हैं, किसके कारण? विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, या और किसी कवक के कारण, फंगस, ये सब आ जाते हैं, तो आपको टिक लगाना है विषाणु के कारण। आलू के पत्तों पे जो रोग लग जाते हैं, चितकबरे रूप में धारण हो जाती, प्रदर्शित हो जाते, देखने लगते हैं, वो किसके कारण? विषाणु के कारण। बनाना यानी केले के पत्तर पर जो आपके बंकी टॉप ऑफ जो बन जाते हैं, लाइन धारे बन जाती है, उनमें भी एक प्रकार के एक रेती सर्पी आकार का सांप की तरह आकार बन जाती है, वो किसके कारण? तब बता सकते हो वायरस के कारण। इतना ही नहीं, वायरस द्वारा मनुष्यों में भी विभिन्न प्रकार के रोग फैल जाते हैं दोस्तों। किनके द्वारा? वायरस के कारण मनुष्यों में भी विभिन्न प्रकार के रोग फैल जाते हैं। वो रोग क्या है? खसरा। वो रोग क्या है? पोलियो। वो रोग क्या है? एड्स। वो रोग क्या है? चेचक। वो रोग क्या है? इन्फ्लुएंजा। वो रोग क्या है? ट्रेकोमा। वो रोग क्या है? मस्तिष्क शोध। ये सारे रोग के बारे में हम आपके प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली आमतौर पर जो बात किया था हमने आपको, वो सिर्फ मानव रोग को ही लेके चले थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वायरस से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और कवक से होने वाले रोग। उसके अलावा हमने बात किया था अन्य रोगों को, जिसका अपन ने नाम दिया था संक्रामक और असंक्रामक भी। ठीक है, इनके अतिरिक्त हमने फलेरिया वगैरह का भी बात किया था दोस्तों। तो आज इसके टॉपिक में हम ये चीज की चर्चा करने वाले नहीं है, हम सिर्फ चर्चा कर रहे थे कि विषाणु होता क्या है और विषाणु से लाभ क्या है और विषाणु से हानि क्या है दोस्तों। अब अपने जो नेक्स्ट टॉपिक होगी वो होगी जीवाणु। क्या होगी दोस्तों? जीवाणु। अब हम बात करेंगे जीवाणु की। हमने अभी विषाणु का अध्ययन किया, अब जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? वो होगा जीवाणु। क्या होगा दोस्तों? जीवाणु। जीवाणु से होने, पहले तो सर्वप्रथम अपने को यह समझना है कि जीवाणु किस प्रकार से फैलता है, क्या इससे हमें लाभ है, क्या इससे हमें हानि है, यह हमें देखना जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले आप यदि ये देख लिए तो आप समझ जाओगे कि हाँ नहीं, वाकई में हमारे पास ये लाभ है या हानि है, किस प्रकार से फैलती है दोस्तों। ठीक है ना? तो हम उसी की चर्चा कर रहे हैं अब। विषाणु या सॉरी जीवाणु। जीवाणु किसकी? जीवाणु। जीवाणु हरित लवक रहित एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है दोस्तों। जीवाणु वास्तव में पौधे में नहीं होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति का जो रासायनिक संगठन जो होती है वो बिल्कुल पौधे की कोशिकाओं के रासायनिक संगठन से बिल्कुल ही भिन्न होता है दोस्तों। क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है ना? कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं,
लेकिन उनमें बैक्टीरियोलोफिल्स जो होते वो पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल से बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं कि जीवाणु जितना हमारे लिए लाभदायक है उतना ही हमारे लिए हानिकारक भी। ये जितना ही लाभदायक है उतना ही हमारे लिए हानिकारक है, ये इनकी एक थॉट बनती है, ये इसका एक स्लोगन भी बनता है कि जीवाणु क्या है, तो जीवाणु जितने लिए हमारे लिए लाभदायक है उतना ही हमारे लिए खतरनाक है। दही का बनना जीवाणु हमारे लिए लाभदायक है, हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, हानिकारक भी है। तो सर्वप्रथम बात करेंगे कि जीवाणु की खोज किसने की। जीवाणु की जो खोज की दोस्तों वो हॉलैंड के वैज्ञानिक थे और उनका नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक कहां के वैज्ञानिक थे दोस्तों, हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। कहां के, हॉलैंड के। जीवाणु की खोज किसने किया दोस्तों, जीवाणु की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवाणु हरित लवक, क्या, जीवाणु हरित लवक रहित एक कोशिकीय, क्या, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक क्या, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव होते दोस्तों। जीवाणु विज्ञान का पितामह ल्यूवेनहॉक को कहा गया दोस्तों। किसे कहा गया, ल्यूवेनहॉक। इन्होंने दांत खुचोरते समय इस जीवाणु के कण को पाया और इन्होंने नाम दे दिया कि जीवाणु है, इसीलिए ल्यूवेनहॉक को जीवाणु का पितामह कहा जाता दोस्तों। क्या कहा जाता, पितामह कहा जाता है, या जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता और जनक भी कहा जाता दोस्तों। रोगों के लिए ये मर्ज की तरह काम करता है, तो रोगों के लिए हानिकारक के भी तरह ये काम करता है दोस्तों। कौन, जीवाणु। जीवाणु के अध्ययन को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, जीवाणु के अध्ययन को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ये प्रतिस्थापन करते रहते हैं। जीवाणु जितने अति सूक्ष्म होते हैं वो सभी जगह पाए जाते हैं। वो प्रतिस्थापन की क्रियाओं के फलस्वरूप हर प्रकार के स्थिति में फैलते हैं। ये अनुकूल तथा प्रतिकूल जो भी होते हैं वो दोनों ही परिस्थितियों में पाए जाते हैं दोस्तों। मानव के द्वारा सांस लेने की जो क्रिया होती है, वायु, पानी, विषाक्त भोजन, इन सब से भी जीवाणु फैलते हैं दोस्तों। क्या होता है, जीवाणु फैलते हैं। जीवाणु मानव द्वारा
सांस लेने की वायु सांस लेने की वायु पीने के जल तथा भोजन में भी मौजूद रहते हैं। जितना लाभदायक होता है उतना ही हानिकारक भी होता है, उतना ही हानिकारक भी होता है। ये आपको सिंपल से ये सभी स्थानों पे पाए जाते हैं। इनका आकार जो होता है 2 से 10 माइक्रोन तक होती है। इनमें सख्त केंद्र का अभाव होता है। ये परजीवी, मृत्युपरजीवी और सहजीवी तीनों प्रकार के होते हैं। इनकी कोशिका में लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का उपकरण और अंतर्जालिका नहीं होती है। इनके जनन मुख्य रूप से विखंडन द्वारा होता है। आपको कोई पूछे तो आप बता सकते हो इसका जनन कितना होता है? मुख्य रूप से विखंडन के द्वारा होता है दोस्तों, ठीक है ना। अब जो मेन पॉइंट है वो है जीवाणु में प्रजनन भी होती है। लैंगिक, अलैंगिक, संयुग्म, जीवन वाहन, रूपांतरण इन सब के माध्यम से होती है दोस्तों। जीवाणु का आर्थिक महत्व है कि जीवाणु जितना ही लाभदायक उतना ही हानिकारक भी होते हैं, ठीक है ना, उतना ही हानिकारक भी होते हैं। जीवाणु से होने वाले रोग की भी अपन ने डिस्कस कर चुके थे दोस्तों। आपके मानव रोग में इसका गहन विस्तृत अध्ययन करवाया था। तो चलिए, ये रहा हमारा जीवाणु के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण ही अपन ने आपके साथ डिस्कस किया, बताया कि जीवाणु की खोज किसने की, जीवाणु हमारे लिए लाभदायक कितने हैं, कहाँ मौजूद होते हैं, जीवाणु हानिकारक कहाँ है। ये हम अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों आपसे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमसे जुड़े रहें। जितनी भी आप क्लास ले रहे हो सब क्लास का रिवीजन जरूर करें, वीडियो को देखें बार बार, और कुछ नया सीखने को मिल रहा तो उसको राइट नोट जरूर करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।